सेशंस होंगे लगातार आज और मे बी नेक्स्ट वीकेंड, तो आपको वो ज्वाइन करने हैं सेशंस। और इन सेशंस का मेन मोटिव ये है कि कैसे अपने को इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। बेसिकली समटाइम्स होता क्या है कभी-कभी कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और फिर भी फीडबैक में ये आता है कि रिजेक्शन। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरव्यूज़ अच्छा हो रहा है, राइट? तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए अल्टीमेटली जॉब अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? और वो स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीज़ों को करते हो, तो डेफिनिटली हम अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, राइट? तो सबसे पहला होता है, जो स्टेप की मैं बात करता हूँ, तो आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, स्क्रीन शेयर किया है, राइट? तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो है रिज्यूमे बनाना। अगर आपका रिज्यूमे इफेक्टिव नहीं है, तो सबसे पहले चांसेस यहीं पे मिनिमम हो जाएँगे कि आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आपको कॉल्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको भर-भर के कॉल आनी चाहिए, ठीक है? रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यू तक पहुँचो, राइट? जब इंटरव्यू तक पहुँचोगे तब फिर डिसाइड होगा कि पास हुए कि फेल हुए, राइट? बट पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको रिज्यूमे में क्या बनाना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ कभी नहीं सोचना है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, रिज्यूमे में क्या चीज़ रखना है, क्या नहीं रखना है, राइट? ऐसा ज़्यादातर सोचना नहीं है। आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है और रिज्यूमे बनाने का मतलब फॉर्मेट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, मेन होता है कंटेंट, राइट? तो कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो पहली चीज़ तो आप जब रिज्यूमे बनाओगे, तो रिज्यूमे में कुछ चीज़ें होती हैं जो सीक्वेंस में हमें डिफाइन करनी चाहिए। जैसे कि रिज्यूम जब आप बनाते हो, तो सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जबकि इंटरव्यू में कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, है ना? फिर भी रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेंशन होना ज़रूरी है, एग्ज़ैक्टली क्या होना चाहिए, राइट? तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट कोई पढ़ता भी नहीं है, तो इसलिए एक जनरल सी चीज़ें कोई भी रख सकते हो, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूँगा जिसको आपको सेम टू सेम यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे आपके पास सीक्वेंस में क्या आना चाहिए? एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस में आप दिखा सकते हो कि जैसे आप करंट का ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? जस्ट लाइक से आई एम वर्किंग विथ टीसीएस एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिंस 2018 टू करंट डेट, राइट? या टिल नाउ समथिंग। तो सबसे पहला लाइन होना चाहिए कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो? उस फॉलोइंग बाय आप मेंशन कर सकते हो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, व्हाटएवर जितना भी आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपकी पहली कंपनी है तो एक ही रखो। ठीक है? तो दूसरा नंबर पे आपको क्या दिखाना है रिज्यूमे में? एक्सपीरियंस। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या दिखाना है? स्किल्स। ये स्किल्स क्या है आपके पास? ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है? तो इसके बारे में आगे आता हूँ। फिर चौथा होता है आपका प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट आप क्या दिखाते हो? तो प्रोजेक्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट का नाम बताना है, प्रोजेक्ट का क्लाइंट होना चाहिए, फिर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और फिर इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उस प्रोजेक्ट में क्या था मतलब एक तरीके से, क्या किया आपने? वो चीज़, उसके बाद फिर आप जगह बचता है तो फिर दिखा दो क्या? क्वालिफ़िकेशंस, कौन सी डिग्री वगैरह आपने लिया है और आई थिंक यहीं पे स्टॉप कर लेना चाहिए। ज़्यादा हॉबी और ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास सर्टिफ़िकेशंस भी कोई भी है, तो सर्टिफ़िकेशंस को ज़रूर दिखाओ। जैसे आपने अगर यहाँ से पढ़ा है, तो वो ज़रूर दिखाओ कि आपने एक सर्टिफ़िकेशन किया हुआ है, ठीक है? इट्स अप टू यू कि अगर आपने किया है, तो आप पास डेट का भी दिखा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस दिखाते हो, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है, ठीक है? तो ये कंटेंट आपके रिज़्यूमे में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ये सारी हेडिंग्स, ठीक है? अब यहाँ तक 2 ऊपर से 2 समझ में आपको आ गया, एक्सपीरियंस वगैरह कैसे दिखाना है, ऑब्जेक्टिव कॉमन रहता है। अब स्किल्स की बात करते हैं कि स्किल्स में क्या आना चाहिए। अब स्किल्स में कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे लिखते हैं
कि डूइंग फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ना, वर्किंग ऑन समथिंग। तो आपको क्या करना है, रिज्यूमे को जितना ज्यादा ऑटोमेशन के कीवर्ड डालोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ऑटोमेशन के कीवर्ड्स। तो आपका रिज्यूमे देख के ऐसे लगना चाहिए कि आप ऑटोमेशन इंजीनियर हो एक तरीके से, सिंपल। तो उसके अंदर जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी है वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है कि एग्जैक्टली तुम किए क्या, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे दिखा सकते हो, एक्सपर्ट इन कुकुम्बर फ्रेमवर्क, सिंपल सा एक्सपर्ट इन कुकुम्बर फ्रेमवर्क। एक्सपर्ट लिखने में बुराई थोड़ी ना है, अगर नॉलेज है तो लिखो। तो अब ये तरीका होता है कि अब आपको लगेगा अगर एक्सपर्ट लिख दिया तो ज्यादा पूछेगा, नहीं भी लिखोगे तब भी तो पूछेगा, उसको जो पूछना है वो पूछेगा। लेकिन एक्सपर्ट वर्ड लिखने का मतलब ये हो गया कि इंप्रेशन तो जाएगा, कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस तो बढ़ गए ना। तो हमें क्या करना है, एक 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 पॉइंट को ऐड करना है, एक एक छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी को भी लेके हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिजाइन कर सकते हैं चीजों के लिए। तो हर चीज में आपको एक्सपर्ट ही बनना है रिज्यूम के हिसाब से। कितना हो नहीं हो वो बात की बात है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले एक्सपर्ट इन कुकुम्बर फ्रेमवर्क। अब एक्सपर्ट कुकुम्बर फ्रेमवर्क में हो तो चलो एक ये हो गया, और क्या है इसमें, तो यहाँ पे दे सकते हो एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग, ना, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग कर सकते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग कुकुम्बर फ्रेमवर्क। तो ये आपकी पहली स्किल्स हो गई, ठीक है। फिर वेब ऑटोमेशन यूजिंग सेलेनियम स्लैश वेब ड्राइवर, ये कंसेप्ट आ गया। थर्ड में मेंशन करो, लेट्स से एक्सपर्ट इन जावा, ठीक है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। फोर्थ, एक्सपर्ट इन जावा एंड जावा बेस्ड फ्रेमवर्क लाइक JUnit एंड टेस्ट पढ़ा है ना आपने ये सब, तो लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सिंपल है, ये तुम्हारी स्किल्स ही बन रहे हैं। तो जावा आपने पढ़ लिया, JUnit टेस्ट पढ़ा, सेलेनियम पढ़ा, वेब ड्राइवर पढ़ा, कुकुम्बर फ्रेमवर्क पढ़ा, तो ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। वेल वर्स विथ concept of designing data driven, keyword driven and hybrid solutions या hybrid framework, ठीक है। फिर used Apache POI and Philo for Excel reading, तो ये कंसेप्ट को भी दिखाना जरूरी है। सिक्स्थ, वेल वर्स इन जावा एंड जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, तो कलेक्शन भी दिखाना था, बट छोड़ो, छोटी मोटी चीजें ज्यादा ज्यादा मत रखो। तो अपाचे पीवाई हो गया, वर्कड ऑन एक्सटेंड फ्रेमवर्क एंड कस्टम HTML रिपोर्टिंग। इसके अलावा गिट आ रहा हूं। अब आपको कीवर्ड यूज करना है, तो एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग BDD/TDD बेस्ड कुकुम्बर फ्रेमवर्क, तो वो भी कंसेप्ट वर्ड आना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपर्ट इन
CICD/CT ना, एक्सपर्ट इन CICD/CT with Git and Jenkins integrations. तो यहां तक पार्ट किसका हुआ? UI टेस्टिंग। ठीक है, अब फिर क्या आ जाओ, API। तो यहां पे मेंशन करो एक्सपर्ट इन API automation using Postman and REST assured। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? और चाहो तो इसके ऊपर जो पहला नंबर था उसमें डाल सकते हो एक और टॉप पे ही, सीक्वेंस भी मैटर करता है। लेट्स से इसको मैं 0 करता हूं, लेकिन तुम 1 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन वेब ऑटोमेशन API, लेट्स से SOAP प्लस REST ऑटोमेशन। और मोबाइल पढ़ने वाले हो फुल स्टैक वाले तो ठीक है, तो मोबाइल अभी रहने दो, नहीं पढ़े तो। एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूजिंग JMeter। ये ऊपर ही तुम्हें दिखा देना है कि तुम्हें वेब API ये सारी चीजों का है। फिर अब इसके बाद 9th, लेट्स से एक्सपर्ट इन डेटाबेस लाइक Oracle, SQL सर्वर एंड MySQL, MongoDB वगैरह भी कर रखे हो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। और कुछ छूट रहा है? पढ़े हो या नहीं दिखा रहे हो? चलो वो तो कॉमन होता है छोटा सा। और अब एक आध मैनुअल का भी लगा सकते हो, तो जीरा वगैरह टूल के लिए। ठीक है, मैवन फ्रेमवर्क भी उसमें लिख सकते हैं। किसी की तो आवाज नहीं आ रही है, कोई तो बोलना चाह रहा है। सर में मैवन फ्रेमवर्क, हाँ मैवन ना, हाँ उसको भी मेंशन करना है कहीं तो उसको भी लिख लो कहीं पे, एडजस्ट हो जाए। अजाइल का भी। एक्सपर्टिंग मेथोडोलॉजी एंड टेस्ट मैनेजमेंट टूल लाइक जीरा एंड HPLM। जीरा भी लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है, अब जीरा की बात हुई तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी, रिक्वायरमेंट से लेके डिफेक्ट सब चीज हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने का। अब इतना रिज्यूमे से देखो होता क्या है कि अल्टीमेटली गोल, अगर आपके पास नॉलेज है ऑटोमेशन का तो मैनुअल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो मैनुअल की स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक्सपीरियंस इन रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, फालतू चीज है, नहीं दिखाने का। वो सब वो दिखाएंगे जिनके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग वाले लोग। जो मैनुअल टेस्टर्स है उनके पास ऑटोमेशन का कुछ नहीं है, तो वो दिखाएं फंक्शनल चीजें, तुम्हें तो ऑटोमेशन दिखाना है। तो ऑटोमेशन दिखाओगे तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, कॉल आएगी, ऑटोमेशन पे इंटरव्यू होगा, भले उसमें मैनुअल पूछे, काम फिर से आपको मैनुअल में मिलेगा, दैट्स फाइन। लेकिन मैनुअल अंडरस्टूड होता है कि बाय डिफॉल्ट वो है ही, टेस्टिंग बैकग्राउंड में हो तो टेस्टिंग आती ही होगी आपको, तो इंटरव्यू में वो भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो पूछा जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। बट आपका प्राइमरी स्किल्स इतना तो कम से कम रिज्यूमे में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिज्यूमे में। और इसके बाद इसमें आपको प्रोजेक्ट दिखाना है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लाइंट कौन है, राइट। इसके बाद प्रोजेक्ट का शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्या है ऑल अबाउट प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कवर करेंगे इंटरव्यू के सेक्शन में कि एग्जैक्टली हमें बोलना क्या है, क्योंकि आपके पास अगर आपका रिज्यूमे होगा
तो हम उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से डाल सकते हैं ना। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑटोमेशन इंजीनियर की क्या हो सकती है, मेनली डे टू डे लाइफ में वो काम क्या करता है। तो बेसिकली हमारा काम क्या है कि उस प्रोजेक्ट में कि अगर आपने फ्रेमवर्क बनाया है तो बोल सकते हो डिजाइन द ऑटोमेशन सोल्यूशन लाइक कुकुम्बर फ्रेमवर्क, देन ऑटोमेटिंग एंड मेंटेनिंग द फ्रेमवर्क या मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और डे टू डे आप क्या करते हो, एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट, राइटिंग द गरकिन्स एंड ट्रांसलेटिंग इनटू द ऑटोमेशन, ये आपका है। ऑन डिमांड एग्जीक्यूशंस एंड डेली एग्जीक्यूशंस, लाइक अगर तुमने इंटीग्रेट कर रखा है जेनकिंस में तो डेली एग्जीक्यूशन एंड ऑन डिमांड रिग्रेशंस वाया CI/CD, ठीक है, ये चीज डाल सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, हेल्पिंग फंक्शनल टीम, हेल्पिंग फंक्शनल टीम किसमें, अचीव द टेस्टिंग गोल्स, कि टेस्टिंग के जो भी साइकिल्स है उसमें जो भी स्प्रिंट्स हैं वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए उनकी भी हम हेल्प करते हैं, राइट। और परफॉर्मिंग क्या, स्क्रिप्टिंग तो हो गया है ना, नहीं तो अलग से लिखना तब भी लिख सकते हैं स्क्रिप्टिंग, नहीं तो वो ऑटोमेशन में आ गया है स्क्रिप्टिंग पार्ट डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद हाँ, इन्वॉल्व इन रिव्यू प्रोसेस, कि कोई टेस्ट केस लिखता है या डिजाइन करता है तो ये चीजें कर सकते हो, रिव्यू एंड कोड मर्ज एक्टिविटी एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। एंड बस इतना एनफ है, ज्यादा बढ़ाने का नहीं है, जितना छोटा रखो बट मेन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इतना लिख दिया तो इतना सारे प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक है। बाकी जब रिज्यूमे बनाओगे एक बार मैं व्यू करूंगा तो इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि किसका कैसा है, क्या और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका रिज्यूमे, लेकिन आपका रिज्यूमे बनाने से सोचते हो काम हो जाएगा, नहीं। अब क्या होता है रियल वर्ल्ड में, उसको समझो। रिज्यूमे बनाने के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे आपको अब काम करना है, क्योंकि आपने रिज्यूम बना लिया तो रिज्यूम बनाने से कॉल नहीं आता, रिज्यूम बनाने से कॉल नहीं आता, क्योंकि रिज्यूम तो रिज्यूम है, वो कहाँ रखते हो कैसे रखते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले naukri.com पे जाना है, हालांकि सबका प्रोफाइल वहीं पे होता है, तो आपको जिसका पहले से प्रोफाइल है उसको एडिट करो प्रॉपर, ठीक है। एडिट करके उसमें आपका ऑप्शन आता है कि ऊपर कुछ तो डिफाइन करने का, 100 अपने बारे में कुछ तो बताने का, तो वहां पे अपने बारे में क्या लिखोगे, तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में, करंट कंपनी के बारे में, कौन से टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है, कौन से डोमेन में काम किया है, वो सारी चीजें दिखाना है, क्योंकि ऊपर ही पढ़ते हैं लोग पहले, और अगर वहां से उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लगा तभी वो नीचे जाएंगे। दूसरी चीज, फिर नौकरी के प्रोफाइल में जो स्किल्स का कॉलम होता है उसमें से सारी स्किल्स होती हैं, तो जितनी भी स्किल्स इंडिविजुअल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हर एक का ड्रॉप डाउन आपको सेलेक्ट करना है स्किल्स को, और वहां पे नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस पूछते हैं, लास्ट वर्जन कब यूज किया था, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रॉपर टाइम लेके फिल करो। क्योंकि होता क्या है कि जो HR होती है कंपनी की, वो जब रिज्यूमे को सर्च करते हैं तो नौकरी के पोर्टल पे वो लॉगिन करेंगे और वहां से वो कीवर्ड डालेंगे, जैसे सिलेनियम 3+ एक्सपीरियंस या सिलेनियम इन पुणे समथिंग, तो वो कीवर्ड सिलेनियम जाके सर्च होगा रिज्यूमे में तुम्हारे, कहाँ पे है, तो रिज्यूमे में ना सर्च होके पहले वो जो स्किल का बॉक्स आप फिल किए होगे वही तो डेटाबेस में जाके एंटर हुआ है, तो वहीं से वो फिल्टर होके आएगा, और फिल्टर होके आने के बाद तब वो आपकी रिज्यूमे डाउनलोड करेगी, लेकिन अगर उसके सर्च में ही नहीं आया तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए तुम रिज्यूमे में कुछ भी रखे हो डजंट मैटर, जब तक कि नौकरी के पोर्टल पे स्किल्स के कॉलम तुमने प्रॉपरली फिल नहीं किए। तो naukri.com पे स्किल्स के जितने भी ऑप्शन है, जितने भी स्किल तुम सोच सकते हो, ठीक है, लगा दो उसमें, इवन जो नहीं पता उसको भी लगाओ। अब जब नौकरी के पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे मोबाइल भी लगाओ, iOS एंड्रॉयड, 2-4 टूल, साइप्रेस, प्लेराइट सब लगा दो। उससे फायदा क्या होगा, सर्च में तुम्हारा रिज्यूमे आएगा, वो रिज्यूमे डाउनलोड करेंगे, कॉल तो करेंगे। फिर प्रोफाइल के ऊपर है, अब इंटरव्यू में, इंटरव्यू तो वही पूछेगा जो प्रोफाइल में है, तो उस समय तो हम बोल सकते हैं भाई प्लेराइट नहीं पता या ये नहीं पता, हमने बेसिक नॉलेज है। लेकिन HR के सर्च में आएगा तो फायदा क्या होगा ना कि रिज्यूमे ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें सर्च में ऊपर आना है। तो स्किल्स वाले सेक्शंस में जितना चीजें दिमाग में आती है सब चीजें डालो, और सब में अच्छा एक्सपीरियंस दिखाओ, जिससे कि सर्च में आना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन ये समझ में आ गया।
तो स्किल सेक्शन naukri.com में प्रॉपर फील्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्टिव वर्जन, गूगल कर करके सारी चीजें डालो, टाइम लेके बनाओ, जल्दीबाजी नहीं है उसमें, क्योंकि वन टाइम है। एक बार प्रोफाइल अपडेट कर दिया, टाइम लग गया भले ही, लेकिन प्रोफाइल अपडेट होने के बाद वही काम आएगा बार बार। क्लियर? तो स्किल सेक्शंस को एकदम इंपॉर्टेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वहां पे ऑप्शन आता है सर्विंग नोटिस पीरियड, तो वहां पे उसको कर देना है टिक कि आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। अब आपके अंदर ये डर आएगा, अरे हम नोटिस पीरियड सर्व ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों? अभी आपका टारगेट क्या है? जॉब नहीं, पहले इंटरव्यू तो देना है ना। तो 4-5 इंटरव्यू तो दो कम से कम देखो कितने पानी में हो, उसके बाद डिसाइड करना। तो कॉल तभी आएगी जब सर्विंग नोटिस पीरियड लगाओगे और लास्ट वर्किंग डे। तो जब भी डेली सुबह उठोगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए लास्ट वर्किंग डे कब है और कब तुमने रिजाइन डाला, तो डेट डेली चेंज होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के हिसाब से बोलने के लिए, राइट? तो सर्विंग नोटिस पीरियड अंडर 30 लगा दो, तो उससे आपके कॉल मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस पीरियड 90 डेज कर रखा है तो आपको कभी कॉल नहीं आएगा। तो वहां पे हमें शो करना है कि इमीडिएट ज्वाइनर, और वो हेडलाइन में डाल सकते हैं। समझ गए? तो ये दो चीज समझ में आ गया। इसके बाद पूरा प्रोफाइल आपका 100% होना चाहिए। प्रोफाइल में आजकल फोटो भी मांगते हैं, तो एक अच्छी सी फोटो लगाओ वहां पे, प्रोफेशनल, ये नहीं कुछ भी। तो कभी कभी उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि एचआर लोग थोड़ा प्रोफेशनल्स होते हैं और प्रोफेशनल चीजें ही प्रोफेशनल चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो एकदम ऐसे सिंपल भी नहीं, एक फोटो खिंचवा लो अच्छा सा प्रोफेशनल टाइप से, दिखने में अच्छा होना चाहिए, फोटोशॉप भले करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे भी अपने प्रोफाइल को अपलोड कर दो, फोटो पिक को भी। और ओवरऑल होना क्या चाहिए? 100%। तो आपका प्रोफाइल नौकरी पे क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए। तो ये तो हुआ फर्स्ट डे का काम कि आज आपने प्रोफाइल बनाया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड डे से आपको क्या करना है? आपको उसको अपडेट करना स्टार्ट करना है। तो अपडेट करने का टाइमिंग बेस्ट क्या हो सकता है? सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो है ना। तो जिसको देर सोने की आदत है वो रात में निपटाए, क्योंकि सुबह नहीं उठ पाएगा। और जो सुबह जल्दी उठते हैं वो सुबह का काम रखें, तो स्पेशली। तो अल्टीमेटली गोल ये है कि 9 बजे के पहले पहले डेली मॉर्निंग में आपका रिज्यूम अपडेट होना चाहिए। अब रिज्यूम अपडेट में करना क्या है कि ओपन करो प्रोफाइल, एडिट बटन पे क्लिक करो, जैसे मोबाइल नंबर डिलीट करो, फिर से मोबाइल नंबर डालो, अपडेट मार दो, काम खत्म। उससे क्या होता है कि जब प्रोफाइल आपकी अपडेट होती रहती है तो प्रोफाइल हमेशा ऊपर आएगी डेटाबेस में, और ऊपर आएगी तो सर्च में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द वन वर्क। तो जो आपको डेली बेसिस पे प्रोफाइल को अपडेट करना है, और रात में सोते समय आपको जॉब को सर्च करना है रिलेवेंट, कि आपका कीवर्ड के हिसाब से, कि सेलेनियम इन पुणे विद एक्सपीरियंस फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो अपना फिल्टर डालो और वहां पे सर्च करो। तो सेलेनियम से एक बार सर्च करो, एक बार वेब ड्राइवर से सर्च मारो, एक बार ऑटोमेशन कीवर्ड से सर्च मारो, क्योंकि कभी कभी कीवर्ड नहीं मैच करता, तो हो सकता है कि ज्यादा जॉब आपको ना दिखे। तो वहां से जाके आपको प्रॉपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग लापरवाही करते हैं। लापरवाही करने का मतलब, अप्लाई किया तो वो कंपनी के वेबसाइट पे लेके जाता है और वहां वो जाके फॉर्म भरते नहीं, छोड़ते छोड़ो हटाओ इसको। वो गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो एमएनसीज हैं स्पेशली, वो क्या करती हैं, वो अपने वेबसाइट पे ही कराएंगे ना। तो सेकंड स्टेप फिर क्या है करने का, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक नौकरी हो गया, प्रोफाइल अपडेट कर दिया, डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हो और अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको मेल आता है, तो मेल पे प्रॉपर आपको रिवर्ट करना है जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया नौकरी का काम। अब इसके बाद नौकरी करने के बाद, मतलब naukri.com में अप्लाई करने के बाद, अब आपको क्या करना है? आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना टाइम और कितने लंबे की रेस के घोड़ा बनना चाहते हो आप, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग है इमीडिएट जॉब पाने की, कि आपकी प्लानिंग है कि लाइफ टाइम अब हमें आईटी में रहना है और जब मन करे जॉब चेंज करना है। वैसा करना है और आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, टॉप 100 एमएनसी की लिस्ट बनाओ। टॉप 100 एमएनसीज की लिस्ट बनाओ, और ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। उनमें क्या करना है आपको जाने के बाद, एक एक्सेल बनाओ, और ये चीज आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। और यहाँ पे दे दो कंपनी,
ठीक है, कंपनी हो गया। इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, लास्ट अपडेटेड, सिंपल। तो ये काम क्या करेगा आपको, तो आपको कंपनी का नाम लिखना है और साथ में यहाँ पे यूआरएल भी लिखना है। तो मतलब जैसे कि मान लो कि आपको टीसीएस पे अप्लाई करना है या इन्फोसिस में अप्लाई करना है, तो आपको गूगल पे सर्च करो इन्फोसिस कैरियर। ठीक है, तो ये पहले लिंक पे जैसे क्लिक करो तो डायरेक्ट इस पेज पे आए। अब यहाँ से अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जाके आप लोकेशन सर्च कर सकते हो स्किल्स ना, जैसे मान लो ऑटोमेशन और लोकेशन का ऑप्शन नहीं है क्या, इंडिया, सर्च। अब फिर से यहाँ पे लेके आ गया कहीं तो, ठीक है, व्यू एंड अप्लाई। तो जैसे यहाँ पे जॉब्स दिख रही है ना अलग अलग, तुम्हारे देखो रिलेवेंट क्या है उसमें, सेलेनियम वगैरह दिख रहा था ना उधर, जैसे सेलेनियम विद जावा, व्यू एंड अप्लाई। इस पे क्लिक किया तो ये डिटेल बता दिया, एक्सटर्नल 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब टाइटल ये है, ये आपके स्किल्स इसमें चाहिए, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चाहिए, ब्ला ब्ला। क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहां से आपका आ गया यूजर आईडी पासवर्ड का कॉलम। इसका अब यूआरएल लो और कॉपी करके अपने पास यहाँ पे कहीं पे सेव कर लो और यहाँ पे ले लो इन्फी। तो इससे आपको याद रहेगा कि डायरेक्ट भटकना नहीं पड़ेगा, उस यूआरएल पे क्लिक करोगे सीधे कंपनी के पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे। और लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे जाके सबसे पहले लॉगिन अपना बनाओ, नहीं लॉगिन है तो अपना अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, रजिस्टर्ड करो। रजिस्टर्ड करके यहाँ पे अपना पूरा प्रोफाइल जो जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं पूरा फिल करके अपडेट कर दो। और जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है वो अपना यहाँ पे कहीं पे मेंशन करके रख लो कि ये आपने यूजर आईडी यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी और साथ में जो भी पासवर्ड है आप अपना मेंशन कर लो। और ये अब यहाँ पे प्रोफाइल बनाने के बाद जैसे नौकरी पे आप सर्च करते हो वैसे ही आप उनके पोर्टल पे जाके जॉब को सर्च करो और वहां से भी अप्लाई करो। समझ गए? तो उससे फायदा क्या होता है कि जो जितनी ये टॉप एमएनसीज हैं ये नौकरी पे कम जाते हैं, ये पहले अपने ही डेटाबेस में रेफर करते हैं। और सबसे ज्यादा हायरिंग कौन करता है, वही लोग करते हैं जिनके पास मैन पावर ज्यादा है, और सभी चाहते हैं टॉप एमएनसी में काम करें। तो नौकरी से ज्यादा इफेक्टिव क्या है, उनकी वेबसाइट्स, कि उनकी वेबसाइट्स पे जाने के बाद आप वहां पे प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो और लगता है तुम्हें कि वहां पे वैकेंसी है तो तुम हमें भी बता सकते हो, तो हम आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिससे कि आप प्रोफाइल भेज सकते हो तो कोई आपको रेफर कर देगा तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन पहले वो मिलना चाहिए तभी तो पता चलेगा कि वहां पे वैकेंसी है, उसकी जॉब आईडी निकाल लो। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक कंसेप्ट हुआ? तो ऐसे ही जितने भी टॉप एमएनसीज हैं जैसे इन्फी, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एटोस, एचसीएल, जिनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा है, राइट, ऐसे ही लिस्ट बना डालो पूरा पुणे की। और हर एक कंपनी के साइट पे जाके वहां पे भी अपना प्रोफाइल अपलोड कर दो। और वहां पे भी डेली टारगेट यही करो, डेली तो 100 कंपनी में नहीं पहुंच पाओगे लेकिन वीक में एक बार विजिट जरूर करो। ये करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत का काम है, राइट। तो एक बार प्रोफाइल बनाना भी बहुत बड़ा काम है और साथ में फिर उनको ट्रैक करना भी। तो जिस दिन आपने उस पे साइट पे विजिट किया, अप्लाई अप्लाई किया, तो यहाँ से पता अपडेट कर दो क्लास तुमने कब अपडेट किया है। तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा वहां पे एक बार। और एक बार इन कंपनियों में प्रोफाइल आपने बना दिया तो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन थोड़े से अपग्रेड करने पड़ेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी। कंपनी उम्पनी का भी चेंज किया तो वो ऐड करोगे या रिज्यूम नया अपलोड कर दोगे, बस यही। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आता रहे। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जब आप नौकरी से भी अप्लाई करोगे, अगर कंपनी की वेबसाइट पे भी वो भेजता है आपको, तो यूजर आईडी पासवर्ड तो बना ही हुआ होगा तुम्हारा, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। नहीं है तो बना लो, क्योंकि एक एक अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर 100 लोग में से 90 लोग अगर इसको स्किप कर रहे हैं तो 10 लोग अगर टारगेट करेंगे तो चांसेस तुम्हारे बनेंगे ना उसके। तो
तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, हमें 10 में से 90 नहीं बनना है, 100 में से हमें 10 बनना है, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत है। क्लियर? तो इसलिए ये कंपनीज की लिस्ट आपके पास रहेगी और इस कंपनी में जाके सारे के सारे करियर पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर तीसरा स्टेप क्या है, आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। तीसरे में क्या करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना है और सब जितने भी एचआर हर कंपनी के हैं सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एक दो को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो पूरा लिस्ट बनती चली जाएगी हर कंपनी की। तो जितने भी एचआर मिलते हैं, और सिर्फ एचआर ही नहीं, टारगेट कर लो अपने से सीनियर क्यूए वाले। समझ गए? अपने से सीनियर जितने भी क्यूए के बंदे मिले, जैसे लीड, टेस्ट मैनेजर, टेस्ट आर्किटेक्ट, वीपी, डायरेक्टर, एमडी, जो मिल रहा है फॉलो करो, सेंड रिक्वेस्ट भेजो एक तरफ से। तो इससे क्या होगा कि जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा लिंक्डइन पे, उतना ज्यादा चीजें आपको वहां पे भी दिखेंगे जॉब्स। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जैसे मैनेजर होता है वो ऐसे निकाल देता है, लिख देता है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से, पोस्ट करता है काम हायरिंग विद दिस एक्सपीरियंस। तो तुम्हें उसकी पोस्ट दिखेगी कैसे, जब तुम किसी के नेटवर्क में नहीं रहोगे। तो ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मोबाइल में खाली बैठ के जो आप इंस्टा चला रहे हो, उससे अच्छा लिंक्डइन की आदत डाल लो, वो ज्यादा मजेदार है। वहां पे भी वैसी चीजें मिलेंगी पर थोड़ा डिफरेंट रहेंगी, काम की चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो अच्छा है ना, अच्छा प्रोफाइल दिख रहा है। अब जैसे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, रिक्वेस्ट करना, फॉलो करना, वहां पे आंख बंद करके करो, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोफेशनल है। ठीक है, हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम होती है, लोग पिंग करना चालू कर देते हैं, बट उसमें कौन सा मोबाइल नंबर वगैरह हाइड रहता है, चैट पे ही कोई करेगा तो करेगा। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम आपको लिंक्डइन पे ही बिताना है। नई नई चीजें वहां पे आती रहती हैं, पोस्ट क्या चल रहा है टेक्नोलॉजीज में, वो सारी चीजें तुम लर्न कर पाओगे। ठीक है, नए नए कंसेप्ट को पता चलेगा, और साथ में सबको फॉलो करो, नेटवर्क बढ़ाओ। और लिंक्डइन के अंदर भी जॉब का ऑप्शन आता है, और उस पे भी क्लिक करके वहां पे भी वैकेंसीज दिखती हैं, और वहां से भी सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे भी जैसे नौकरी में करते हैं सेम ऑप्शंस है, इजी अप्लाई का भी ऑप्शन होता है, और दूसरा कंपनी के प्रोफाइल पर डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो वो दूसरा ऑप्शन है कि naukri.com से कर लिया, तो चलो अब लिंक्डइन पे ये काम करते हैं। तो कम से कम 1 घंटे लिंक्डइन पे जरूर बिताना है। कि जॉब नहीं है उसमें तो कोई नहीं, एचआर को ही फॉलो करो। 100 लोग को करोगे, 10 लोग रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे तुम्हारा। ये नहीं कि तुमने 100 को भेज दिया, काम खत्म। लिंक्डइन खुद ही बताएगा तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई है, अब बस करो। तो छोड़ देना, फिर कुछ दिन बाद फिर 1-2 दिन में फिर ट्राई करो। समझ गए? और जिसको प्रॉब्लम आती है कि लिंक्डइन पूरा फुल हो गया है, अब नहीं वो रिक्वेस्ट दे भेजा, आप मुझे बताओ। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि जितने रिक्वेस्ट आपने भेज चुके होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हुई मान लो 10 दिन से पिछले, तो उनको हटा दो और फिर से नया रिक्वेस्ट बनाओ, दूसरे को भेजो। तो आपको ट्राई करते रहना है। तो कम से कम 500 एचआर को तो फॉलो करके रख लो हर कंपनी के। और क्यूए मैनेजर, टेस्ट लीड, वीपी और डायरेक्टर जो मिले क्यूए के, तो एक बार जिस टाइप के बंदे को तुम टारगेट करोगे, लिस्ट मिलने लगेगी तुम्हें। डजेंट मैटर चेन्नई है, बेंगलोर है, इंडिया है, बाहर है, कोई मतलब नहीं, लगाओ। कब कौन कहाँ काम आएगा पता नहीं है। ठीक है, तो क्यूए के नेटवर्क्स को एटलीस्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो हर काम में आगे हेल्प करेगा, सिर्फ जॉब में ही नहीं, रेफरल्स में भी काम हेल्प करता है, और लर्निंग में भी पता चलता है आपको कि क्या चीजें चल रही है, कैसे चीजें चल रही है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ लिंक्डइन कर लिया। और फोर्थ है टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम पे बहुत सारे जॉब्स के चैनल होते हैं। जैसे क्यूए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डालोगे तब भी उसमें 2-3 चैनल मिलेंगे, है मेरे पास बहुत सारे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो वो चैनल आपको ज्वाइन करने हैं, सारे फ्री है। और उस चैनल्स में भी जॉब पोस्टिंग आती रहती है। तो थोड़ा वाइजली, उसमें फेक भी थोड़े से होते हैं, तो थोड़ा वाइजली जो जेन्युइन लगता है तो उसको ही ईमेल करने का अपना रिज्यूमे। समझ गए? और रिज्यूमे में कभी भी पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब नहीं डालना चाहिए, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीजें, क्योंकि रिज्यूम अगर किसी को शेयर भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल नंबर जाने तो, ईमेल आईडी जाने तो कोई बात नहीं। मोबाइल पे कॉल आएगा काट सकते हो, ईमेल आया तो इग्नोर कर सकते हो।
तो ऐसी चीजें क्या होगी। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या है काम कि लिंक्डइन ये सॉरी टेलीग्राम चैनल्स आपको ज्वाइन कर लेने हैं और वहां पे भी आपको चीजें मिलेंगी। तो मतलब इतने सारे आपके पास ऑप्शन हो गए कि आप अगर इतने में अप्लाई करते हो तो गारंटी है कि हफ्ते में 2 3 4 इंटरव्यू तो आप दे ही सकते हो। डिपेंड बाकी करता है कि आपकी कितना एक्सपीरियंस है, डोमेन क्या लगाते हो या क्या डोमेन है आपका। तो थोड़ा बहुत ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन टारगेट क्या है। अब टारगेट इसका मतलब नहीं है कितनी मेहनत करने के बाद आपका टारगेट है कि हम इंटरव्यू ही दे रहे हैं, 100 इंटरव्यू दे दिया कोई मतलब नहीं, वो भी नहीं करना है। ठीक है, इनिशियल टारगेट क्या होना चाहिए आपका, तुमको सच्चाई बताऊं कि 5 इंटरव्यूज, दैट्स इट। 5 इंटरव्यू में 1 या 2 कंपनी का ऑफर चाहिए, चाहे जैसे इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए पहले से। इंटरव्यू देने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, पहली चीज प्रिपरेशन आपको पहले करना है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देना शुरू किए, कॉल आना शुरू हो गई, बैक टू बैक इंटरव्यूज है, आज है 2 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, तो प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी। फिर आप उस इंटरव्यू के चक्कर में नहीं पढ़ पाओगे, कूद कूद के पढ़ना शुरू करोगे और ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, तुम फोकस नहीं कर पाओगे एक चीज पे। तो वो काम नहीं करना है। पहले बम बनो फिर फट लो, ऐसे करो। पहले ही जो पढ़ना है पढ़ के इकट्ठा रखो। इंटरव्यू देते टाइम ये नहीं हो कि हमने ये नहीं पढ़ा है। जो श्योर है तो उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये इंटरव्यूज देने से पहले आपको मॉक इंटरव्यूज जरूर देने हैं। ठीक है, अब अगर मॉक इंटरव्यूज भी नहीं देते फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मॉक इंटरव्यू देने से पहले आपस में इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर। क्योंकि आप लोग सब एक्सपीरियंस हो, सबने इंटरव्यू सबको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि क्या है चीजें पूछी जाती है। चलो इंडस्ट्री बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन जिसका जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उसके लेवल पे तो हो सकता है ना। तो सबको पता है उस लेवल पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, तो कम से कम वही चालू करो। अगर आपस में इंटरव्यू क्रैक करना समझ में आ रहा है, प्रॉपर आंसर कर पा रहे हो, और जब भी आपस में भी इंटरव्यू देना है तो प्रॉपर आंसर देना है, वो हिंदी में नहीं आ जाना है। आपको यही ट्रीट करना है कि हम इंटरव्यूअर को दे रहे हैं, बी प्रोफेशनल। तो आपस में भी इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली क्रॉस, जैसे एक ही बैच में मान लो 7 लोग हैं, तो एक बंदा 6 लोग को तो इंटरव्यू दे सकता है ना क्लास के, तो 6 को तो फिर क्रॉस बैच होती है उनमें तो पहले उस लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके आओ, जब तुम्हें लगे कि अब सही चल रहे हैं, मुझे मॉक इंटरव्यूज दो। इनको तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको तो, राइट। तो होगा क्या इससे कि जो बाहर इंटरव्यू दे रहे हो उससे अच्छा है कि आप इंटरनली ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे। फिर बाहर का इंटरव्यू 5 में से 1 डन, किस्मत ने साथ दिया। न किस्मत अगर थोड़ी बुरी है, थोड़ा परेशान करेगा अलग बात है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि होगा क्या कि 3 राउंड के इंटरव्यू में 1 राउंड तो क्लियर होना ही रहेगा। हो सकता है सेकंड में मिस हो गया, थर्ड में मिस हो गया, बट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया तो कैसे प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये सब प्रोफाइल आ गया, तुम्हें कॉल आ रही है। अब मान लो तुम्हें एचआर की कॉल आना शुरू हो गई, तो सबसे पहली चीज मोबाइल में ट्रू कॉलर चाहो तो डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स को ट्रू कॉलर खुद ब्लॉक कर देता है। और अगर आपको लगता है ब्लॉक नहीं हो रहा है तो रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रू कॉलर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉल मिस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहो। समझ गए, कहीं भी जा रहे हो मोबाइल रख के जाओ, साथ में लिए रहो, कब कॉल आ जाए पता नहीं ना, है कि नहीं। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि 2 मिनट के लिए भी कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, और डीएनडी एक्टिवेटेड नहीं होने चाहिए आपके मोबाइल्स में। ठीक है, तो अब जहां भी रहो मोबाइल रखो, और मोबाइल पे साइलेंट करके मत रखो चीजों को, नहीं, क्योंकि ठीक है अनवांटेड कॉल्स भी आ सकती हैं, तो पेशेंस रखो, झेलो। ठीक है, बट फालतू की मतलब फालतू मोबाइल को एंगेज मत करो। एटलीस्ट 9 to 8 या 9 to 7 मोबाइल पे फालतू बातें नहीं, मतलब उस टाइम पे मैक्सिमम मोबाइल को फ्री रखो। क्योंकि तुम कब बात किसी से कर रहे हो, किसी का कॉल आ रहा है, आ भी रहा है, तो तुरंत को उस कॉल को काट के पहले दूसरे का अटेंड करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी कंपनी से कॉल हो।
क्योंकि वो दोबारा तुम्हें कॉल नहीं आने वाला इसका, मान के ये चलो। उसने लिस्ट बनाया 20 का, लगा तो लगा, नहीं लगा अगले पे जाओ, गए तो इसलिए घर पे भी बात करना है, कहीं पे भी बात करना है तो कोशिश करो रात में 9 बजे के बाद अपना पूरा तसल्ली से बात करके सब खत्म करो, लेकिन दिन के टाइम पे नहीं, सिवाय काम के। और कहीं पे मान लो काम भी बात भी कर रहे हो अर्जेंट, तो कोई भी कॉल आता है तो उसको पिक करो पहले, होल्ड पे डाल के। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है, याद रखना। हम किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वही चीज होती है। समझ गए? तो अब मान लो कॉल आ गई आपके पास, तो आपसे पूछना शुरू किया, हाँ भाई कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कब तुम्हारा करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, सब अपना दिमाग सेट करके रखो कि यही बोलना है, और वो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। ये नहीं, उसमें नहीं अटकना है, जो है क्लियर होना चाहिए, यही बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। उसके बाद वो बोलेगी कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल करें, तो आपके दिमाग में अच्छा तो 1 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं, पढ़ लेंगे। यही गलती नहीं करना, क्योंकि अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके पहले आप। तो उनको बोलो कि आप बताओ कब करना चाहते हो, आई एम रेडी फॉर टुडे एज वेल। तो अगर कोई बोलता कि 1 घंटे बाद भी, तो ठीक है 1 घंटे बाद मैं रेडी हूँ, या एज मच एज अर्ली तुम सोच सको वो करो, उसको बुक करो। क्योंकि होता क्या है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। मान लो तुमसे पहले किसी ने इंटरव्यू दिया, शॉर्टलिस्ट हो गया, तो तुम्हारे लिए तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी फिर, क्योंकि उसने शॉर्टलिस्ट पहले ही कर लिया, तुम्हारे साथ तो फॉर्मेलिटी होगी ना फिर। या तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जानबूझ के कि बता ही ना पाओ, तो कभी कभी ये भी होता है। अब मान लो मैंने 4 इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा है, 2 ही कैंडिडेट में मुझे समझ में आ गए, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि ये इंटरव्यू ऐसे फॉर्मेलिटी लेके खत्म करूं। माइंड अगर मैंने मेकअप कर लिया कि मुझे किसको रखना है, तो वो है कि तुम जितने जल्दी अपॉर्चुनिटी लोगे उतना अच्छा है। तो जब जितने पहले तुम इंटरव्यू दे दोगे वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए उसके लिए हमें टाइम नहीं चाहिए, वो जब बोलते हैं अवेलेबिलिटी एज सून एज, उस पर रेडी हो जाना है। क्योंकि तुम अपने हिसाब से उसको मत बताओ, उसके हिसाब से अपने आप को सेट करो कि तुम अवेलेबल हो हमेशा। समझ गए? तो वो जब भी बोलते हैं आप रेडी हो जाए। अब यहां तक बात हो गई, इंटरव्यू देना आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो कॉल आ गई, अब इंटरव्यू के दिन और तारीख डिसाइड हो गया। ठीक है, अब जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आजकल इंटरव्यू अब टेलीफोनिक नहीं होता, वो टीम्स या फिर जूम, कहीं ना कहीं फेस टू फेस होगा। और जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, तो मेक श्योर कि आप पीसफुल जगह पे बैठो, लैपटॉप में आपका हेडफोन वगैरह सब सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम प्रॉपर ये सारी चीजें होनी चाहिए। वीडियो कॉल है तो थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे बन के इंटरव्यू में बैठो, प्रोफेशनल के घर पे हो तो ये मतलब नहीं कि कुछ भी पहन के बैठ गए हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था तो उसकी प्लानिंग करो। यू हैव टू बिहेव लाइक दैट कि आप कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहे हो। तो प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा भी जरूरी है, तुम बोलते कैसे हो वो बात की बात है, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो तुम्हारा इंप्रेशन होना चाहिए। तो प्रोफेशनल तुम कितने हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और प्रॉपर इंटरव्यू के लिए आप, क्योंकि फेस टू फेस होगा एक तरीके से, तो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह प्रॉपर रहे। उस समय फोन को साइलेंट करके ही रखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस सब चीजों पे भी मैटर करता है कि इंटरव्यू अच्छा होने पे भी किसी को लग जाती है दिल पे कि साला प्रोफेशनल नहीं है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमें एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो दैट्स द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको ड्राइविंग सीट पे बैठाता है। अगर वो क्वेश्चन तुमने अगर सही से आंसर किया, तो हो सकता है कि देखो इंटरव्यू को या तो तुम ड्राइव करोगे या तो इंटरव्यू ड्राइव करेगा। तुम ड्राइव करोगे अगर इंटरव्यू को, तो तुम जो चाहोगे इंटरव्यूअर वो तुमसे पूछेगा, और वो ड्राइव करेगा तो वो जो चाहेगा वो तुमसे पूछेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या बताना है। खुद से ड्राइव करना ज्यादा आसान है, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में स्पेशली क्या बताना है आगे आता हूं बाद में, ठीक है, क्योंकि वो इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल निकालना है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर लेना है, और उसको
क्या करना है, ऑन कर देना है। अब ये बड़ी बात है कि क्यों, उसका रीजन ये है कि अगर मान लो आप हेडफोन लगा रहे हो तब भी कम से कम अपनी आवाज तो आप तुम्हारी रिकॉर्ड होगी वहां पे। और अगर मान लो हेडफोन नहीं लगा रहे हो, साइलेंट जगह पे बैठे हो, तब भी मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दो, तो सामने वाले का क्या पूछ रहा है, तुम आंसर क्या दे रहे हो, वो रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब उसका फायदा क्या है ये समझो। ऐसा लोग नहीं करते जिसकी वजह से वो झेल रहे हैं। अब अगर मान लो आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यूअर ने 20 क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन आपने कभी सुना था या पता था आपको वो तो याद रहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वो याद नहीं रहेगा इंटरव्यू के बाद। तो पहली चीज तो हमें क्वेश्चन भी चाहिए। दूसरी चीज, सामने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा, तुमने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, वो जानना जरूरी है। समझ गए? क्योंकि उस टाइम पे तुम उसको क्या बोल रहे होते हो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें लगेगा कि मैंने तो आंसर किया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, लेकिन क्या तुमने करेक्ट वे में आंसर किया, स्टेप्स उसके करेक्ट थे, सीक्वेंस सही थे, एग्जाम्पल सही थे, तुम्हारे आंसर में कॉन्फिडेंस था, ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं किया, उछल कूद के तो आंसर नहीं करो हियर एंड देयर। तो वो चीज जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैंने तो आंसर किया, यही पॉलीमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि तुम्हें जो पता है वही तो बताओगे, राइट? तो इंटरव्यू के होने के बाद आपको वो रिकॉर्डिंग सुननी है, हो गया सिलेक्शन चाहे ना, और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या तुम इससे बेटर दे सकते थे कि नहीं। अगर दे सकते थे तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे हम मिस्टेक कहाँ किया तुमने, किसी चीज को कैसे बोला तुमने, कैसे बोल सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कि अगले इंटरव्यू में एटलीस्ट उस टाइप की मिस्टेक हमें नहीं करनी। तो ऐसे अगर 2-4 इंटरव्यू भी अगर आप देते हो, तो अगर ये रिकॉर्ड कर लिया, और अगर ये तो दूर की बात मैं बता रहा हूँ, उससे पहले भी अगर आप मॉक देते हो, एक दूसरे से भी डिस्कशन करते हो, कोशिश करो वो भी रिकॉर्ड करने का, तब भी आपको पता चलेगा कि आप बोल कैसे रहे चीजों को। तो इम्प्रूवमेंट वहां ना जाके आप इम्प्रूवमेंट पहले भी कर सकते हो अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करो तो, ठीक है? लेकिन फिर भी वहां पे रखो, एक चीज करो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत काम की चीज है। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि प्रॉपर चीजों का आंसर देना इंपॉर्टेंट है, और आराम से पूछो, आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आराम से भी आंसर देने की जरूरत है, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहां तक समझ में आया? अब उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको आपको फॉलो करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है? तो यहां तक तो हो गया कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होगा। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि आपने का नोटिस पीरियड 90 डेज है, बट आपने 30 डेज लगाया है, तो बाद में क्या प्रॉब्लम होगा, तो बाद में जिसके साथ प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताना, मैं बताऊंगा उसका अगला रास्ता कि कैसे निकलना है। बट पहले इंटरव्यू तो देना है ना, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करनी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हुआ पूरा पैटर्न कैसे कैसे है यहां तक? डन? यहां तक किसी हाँ को सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है सर। क्लियर है? और किसी को कोई सजेशन देना है, ऐड करना है? हेलो सर, अजय फ्रॉम दिस सर। हेलो हाँ बोलो। सर, तुम लोग ये नोटिस पीरियड का जो है 30 डेज या 15 डेज, कौन सा ज्यादा बेटर है? 30 डेज कम से कम लगाओ, 15 डेज में ज्यादा घाई हो जाएगी। ओके सर, ओके। ठीक है, पहले 30 डेज से शुरू करो, नहीं होता है तो 15 डेज करो, तब देखते हैं क्या है। और इमीडिएट ज्वाइनर ऊपर लिखे रहोगे तो दैट्स सफिशिएंट, वो काम करेगा तो अपनी जगह। रेज्यूम के हेडलाइन में रहना चाहिए वो, क्या लिंक्डइन के प्रोफाइल में होना चाहिए, लिंक्डइन या हर नोकरी? जगह कहीं पे भी इमीडिएट ज्वाइनर, ओके। जहां पे भी लिख रहे हो, क्योंकि जॉब चाहिए तो चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर यहां तक हुआ? तो प्रोफाइल से बनाने तक, इंटरव्यू के प्रोसेस तक का चीजें तुम्हें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ पे आता है कि आपको पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि कम से कम टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे करें, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अब स्ट्रेटेजी कैसे होती है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमें क्वेश्चन आंसर दे दो, हम वही रट लेंगे, उससे कुछ नहीं होने। तो उससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो सेम टू सेम आप रट सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बिहेवियरल होंगे, राइट?
तो चीजें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करनी है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये चीजें जरूर से जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जावा प्रोग्राम्स। तो जो भी मैंने जावा के प्रोग्राम्स कराए हैं उस पे आपका हैंड्स ऑन बहुत तेजी से होना चाहिए, कि कोई भी प्रोग्राम बोले तो तुरंत स्क्रीन शेयर करके लिखो। और जब भी कोई इंटरव्यूअर बोलता है प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आपको अपना स्क्रीन शेयर करके एक्लिप्स या इंटेलिजा तुरंत ओपन करके रखना है पहले से। नहीं तो वो क्या बोलेगा, ऑनलाइन एडिटर ओपन करो। ऑनलाइन एडिटर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या कॉमा भूल गए, केस सेंसिटिव नहीं है, फंक्शन नहीं याद आएगा। तो उससे अच्छा पहले ही बता सकते हो कि आई एम रेडी विद इंटेलिजा एंड एक्लिप्स, आई कैन राइट प्रोग्राम हियर। तो कम से कम सामने वाला बोला ठीक है, तो कम से कम तुम्हें एडवांटेज उसका मिलेगा ना, एरर नहीं, फंक्शन का सजेशन तो सामने आएगा। तो इसलिए वो पहले से ओपन करके रखना है, टाइम नहीं वेस्ट करना उसके लिए। स्क्रीन शेयर करते ही पहले उसको इंटेलिजा दिखाओ, रेडी है। उसको बोलने की जरूरत ही नहीं कि ऑनलाइन एडिटर जाओ, का तो खुला है, बोलो क्या करना है, क्लास लॉस बना के लाइब्रेरी सेलेनियम के सब ऐड करके रखो पहले से। समझ गए? ओके। तो जावा प्रोग्राम की सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो 10 इंटरव्यू में 6 इंटरव्यू में तो रिटर्न जरूर होता है, प्रोग्राम्स तो लिखवाएंगे, बट 10 में नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये चीजें आपकी सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जावा के सारे प्रोग्राम आपके लिखने चाहिए। सेकंड, ऊप्स प्रिंसिपल्स जो हैं, ऊप्स के कंसेप्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक, ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रॉपर छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। कलेक्शन आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। लिस्ट, सेट, हैश मैप, एरे लिस्ट, ये सब सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपका जावा में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है आपको, ओप्स कंसेप्ट, एक्सेप्शन और कलेक्शन। ये तीन तो पहले तैयार करके रखो, बाकी जावा छोड़ो। समझ गए? इसके बाद आते हैं सेलेनियम पे। सेलेनियम पे क्या करना है आपको, कुछ क्लासेस आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, जैसे वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है, वेब एलिमेंट क्या है, इंटरफेस है, राइट। क्लासेस कौन कौन सी है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, ये सारी चीजें। सेलेक्ट क्लास का काम क्या है, अलर्ट का काम क्या है, एक्शन क्लास का काम क्या है, टैब कैसे हैंडल करते हैं, फाइल कैसे अपलोड करते हैं, पॉपअप कैसे हैंडल करते हैं, फ्रेम पे स्विच कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। स्क्रीनशॉट का कोड क्या होता है, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका फ्रेमवर्क आता है, फ्रेमवर्क को पूरा इन एंड आउट सब पता होना चाहिए। सिनेरियो क्या होता है, पहले फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर समझाना। तो मैवन प्रोजेक्ट, मैवन प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या बनाते हो, पूरा का पूरा डिपेंडेंसी, पहले पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंड, जो स्टेप आपने किया है वही स्टेप बताना है। कि पहले हम मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मैवन प्रोजेक्ट हमें क्या करता है, एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट मेन, एसआरसी टेस्ट रिसोर्स, जिसके साथ अलॉन्ग विद दैट जनरली वी हैव ए पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल देयर। तो सबसे पहला काम हम पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में जाके सारी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिर तुम फीचर फोल्डर वो टेस्ट रिसोर्स में जाके फीचर का फोल्डर बनाते हो जिसमें फीचर फाइल्स रखते हो। फिर उसके बाद तुम स्टेप डेफिनेशन बनाते हो। स्टेप डेफिनेशन का पैकेज होता है जिसके अंदर सारे स्टेप्स मेंशन करते हैं, जावा की क्लासेस होती है। फिर आप रनर बनाते हो, फिर रनर की क्लासेस होते हैं जिसमें रनर डिफाइन होता है। फिर आपका पेजेस होते हैं क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपने इंप्लीमेंट कर रखा होता है, तो पेजेस के फोल्डर्स है जिसमें सारे पेजेस हैं हमारे पास, लॉग इन पेज, लीड पेज, ये सारी चीजें। फिर इसके ऊपर हेल्पर क्लास है जिसमें सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये सारा एंड टू एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब कोई पूछता है कि ठीक है इसके अंदर टेस्ट केस कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, तो फीचर फाइल में जाते हैं, पर्टिकुलर पहले हम गर्किन लिखेंगे, तो फिर वो गर्किन में क्वेश्चन पूछना चालू करेगा। फीचर क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो आउटलाइन क्या होता है, राइट। बैकग्राउंड कीवर्ड का काम क्या है, एग्जांपल का काम क्या है, 10 सिनेरियो में से 4 रन करने तो क्या करना है, पूरी सिनेरियो को रन करना है तो क्या करना है, कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारी चीजें आप पढ़ रखे हो। फिर रनर फाइल के अंदर ग्लू कीवर्ड्स वगैरह क्या क्या है, वो पांचों उनका काम क्या है ना, कब क्या करते हो, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो फ्रेमवर्क आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, एक दिन का प्लान बनाओ कि जैसे प्लान ये करो कि पहले जावा के प्रोग्राम्स और ऊप्स ऊप्स कंसेप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले हमें खत्म करना है। ठीक है। ये जैसे ही खत्म हो गया, फिर थर्ड कंसेप्ट पे आ गए आप, सेलेनियम पे। सेलेनियम में जैसे मैंने बताया कि आपका अलर्ट, सेलेक्ट क्लास, एक्शन क्लास, और क्या होता है,
विंडो हैंडल्स, फ्रेम्स, स्क्रीनशॉट और फाइल अपलोड। फाइल अपलोड। तो ऐसे जो भी चीजें सिलेनियम में आपने देखी हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर क्लास है, क्या कोड है इनका, कैसे काम होता है प्रॉपर। ठीक है, कीवर्ड सारे वो पता होने चाहिए आपको, ये पूरा का पूरा। इसके बाद फोर्थ आपको आ जाना है किस पे, कुकुम्बर पे। कुकुम्बर तो पूरा खा ही जाना है क्योंकि वो खाने वाली चीज है। ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। फिर जैसे ये तैयार हो गया आपका, फिर यहाँ से थोड़ा सांस ले सकते हो, बट इसमें भी फिर आपका टेस्ट एनजी इंपॉर्टेंट है। जे यूनिट मत पढ़ो चलेगा, लेकिन टेस्ट एनजी आपको पता होना चाहिए कि एनोटेशंस क्या होती हैं, डेटा प्रोवाइडर कैसे काम करता है, एसर्शंस कैसे काम करता है, सॉफ्ट एसर्ट, हार्ड एसर्ट, ये सब क्या होता है, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल कैसे काम करता है, फील्ड टेस्ट केसेस को रन कैसे करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन उसमें कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप क्या है, सैनिटी स्मोक रिग्रेशन कैसे रन करता है, जो चीज मैंने बताया वो पूरा का पूरा चीज आपको प्रैक्टिकली से आंखों से दिखना चाहिए। और जब कोड किसी को बताओ तो कोड बताया करो, विजुअलाइज कर पाए हो कि तुम कोड लिख रहे हो, देख रहे हो। ऐसे स्टेप्स होने चाहिए आपके दिमाग में एक्सप्लेन करते समय। ठीक है, तो ये फिफ्थ हो गया आपका टेस्ट एनजी। उसके बाद फिर आ जाओ सिक्स, डेटाबेस। डेटाबेस बहुत ही जरूरी है, और डेटाबेस में स्पेशली आपको क्या पढ़ना है, ज्वाइंस। ज्वाइंस के साथ हैविंग क्लास कब की यूज होता है, वेयर हैविंग, हैविंग और ग्रुप बाई, ये सारा होना चाहिए। तो इसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी का क्वेरी रटा होना चाहिए कम से कम 5 डिफरेंट। कितने तरीके से कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, वो कोड लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, उसको तो रट डालो। और ज्वाइंस कितने टाइप की होती है, क्या काम होता है उनका, ये चीज। तो ये एक दिन का काम है, इसको तो सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि चाहे तुम्हारा मैनुअल में इंटरव्यू हो, चाहे ऑटोमेशन में हो, कहीं पे भी हो, ये डाटाबेस तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद टारगेट करो एपीआई। तो एपीआई में पहले पूरी थ्योरी कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पोस्टमैन पूरा पढ़ लो कि कैसे पोस्टमैन में काम होता है, फिर रेसेशियन। ठीक है, तो इनके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक एक एक टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट पहले ये काम होना जरूरी है आपका रिज्यूमे वाला। और जहां तक ये बताया, क्योंकि ये चीज अगर आप एक बार पढ़ लिए हो, तो जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्लियर है, तब मैं जब ट्रिकी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा तो आप कैच कर पाओगे और आप प्रॉपर उसका आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आपको बोरिंग लगेगा और बहुत भारी लगेगा। समझ गए, लगेगा कि क्या है ये। तो पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो आप अपने एंड से ये पूरा का पूरा चीजें प्रिपेयर कर लो। तो जिसका जिसका प्रिपेयर इतना होता जाए वो मुझे बताता जाए। तो पहले अपने एंड पे इंटरनल टीम में, अपने इंटरनल बैच में एक दूसरे का इंटरव्यू लेना शुरू करो, टाइम निकालो। क्रॉस टीम में, क्रॉस बैच में देखने की कोशिश करो। फिर मुझे मैं बताओ, तो पहले एक दो एक्सटर्नल लोगों से आपका इंटरव्यू कराता हूँ, फिर मैं मॉक लेता हूँ, इसके बाद आप सेट हो। लेकिन अगर आप डरोगे, मुझे इंटरव्यू ही नहीं दोगे, डायरेक्ट इंटरव्यू को देना चाहते हो, तो क्या फायदा। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात आ गई। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो वो हेल्प नहीं चाहिए आपको। डायरेक्ट इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देने का मैंने तो दो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो काम आएगा। क्योंकि मैं वो प्रिपेयर तुम्हें पहले करा सकता हूँ, क्योंकि मैं कितने इंटरव्यूज दिया तुम्हें नहीं पता कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। समझ में आया। तो जितना मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, दे चुका हूँ, उतना आप सोच भी नहीं सकते हो अभी। तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि 2 से 3 इंटरव्यू में काम आपका हो जाए। इवन कौन सी कंपनी में क्या पूछा जाएगा वो भी मुझे पता है मोस्टली। अब किस्मत है कि वो ना पूछा जाए एग्जैक्टली, बट क्लोज टू रहोगे आप। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वो यूटिलाइज कर लो। अब ये बोलो कि मैं क्वेश्चन और आंसर लिख के दे दूं, तो ये काम मैं नहीं करने वाला हूं। मुझे पहले तुम्हारे मुंह से सुनना है, ठीक है ना, कि तुम कहाँ पे अभी काम करना है अपने को। तो मुझे जहां पे भी लगेगा कि कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसको मैं वो सोल्यूशन दूंगा। सबके लिए एक ही सोल्यूशन सबके लिए फिट नहीं होगा, सबको अलग अलग सोल्यूशन चाहिए होता है। तो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, मैं सोल्यूशन कुछ नहीं दे सकता। क्या पता किसी के रिज्यूमे में ही प्रॉब्लम चल रही है।
तो इंटरव्यू की क्यों सोचेगा अभी? आई बात समझ में यहां तक? क्लियर है सबको? तो अगले वीकेंड पे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, और आंसर मैं ब्रीफ में बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो 100 क्वेश्चन बताने हैं कम से कम आपको, तो लग जाएगा कई दिन, क्योंकि फिर से वही पढ़ाना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर शुरू हुआ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। समझ गए? बट हाई लेवल आइडिया आपको दूंगा कि शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है। ठीक है? तो अगले वीकेंड में मैं आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर दूंगा, और उन्हीं उन्हीं चीज का करूंगा जिसका जिसका प्रिपरेशन आपका हो गया हो। जैसे अगर आप जावा और टेस्ट एनजी तक, मान लो यहां तक अगर आप अगले वीक में प्रिपेयर हो जाते हो, तो इनके क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके अगले वीकेंड तक जाके फिर हम ये बता सकते हैं आपको चीजों को। ठीक है? लेकिन वो तभी आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, जब वो लेवल तुम्हारा होगा, नहीं तो दिक्कत है। लिख के फिर क्या होगा ना कि लिखना भी पड़ेगा इसको, फिर याद भी करना पड़ेगा, काफी चैलेंजेस होंगे। तो आपके ऊपर है, थोड़ा सा फोकस हो जाओ। अब जिसको करना है, जिसको जॉब चाहिए लग जाओ, जिसका स्पेशली एपीआई हो गया और डेटाबेस तक हो गया वो लग सकता है, बट ये प्रोसेस जो मैंने बोला है वो फॉलो करते हुए। ठीक है? तो पहले इंटरव्यूज बाहर देने से पहले घर पे दे लो, कैसे भी, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है? जितना मुझे परेशान करना है करो, इट्स योर प्रॉब्लम नाउ। ठीक है? मैं वैसे कम ही होता हूँ, डाइवर्ट करता हूँ, बट आपका काम आपका है, मेरा काम मेरा है। ठीक है? और दूसरी चीज, मुझे कॉल कम करो, मतलब कॉल करना है तो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैसेज ज्यादा करो। क्योंकि कॉल अगर मुझे किया और मैं नहीं उठा पाया तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कॉल बैक करूंगा। तो अच्छा है कि क्या, मैसेज डाल के रखो, जब भी मैं पढ़ूंगा रिस्पॉन्ड तो करूंगा। ठीक है? और सही टाइम पे पढ़ लिया तो हो सकता है कॉल बैक भी करो। तो आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। आपको मुझसे जो चाहिए वो लो, जैसे भी लेना है, परेशान करके लेना है, जैसे भी लेना है भाई, उसी पर्पज के लिए आप आए हो। और मेरा भी जो काम है मुझे करना है। ठीक है? सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सबसे पहले रिज्यूमे बनाओ, और एक दूसरे का रिज्यूमे भी रिव्यू करना स्टार्ट करो। रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको चाहिए, तो वो फॉर्मेट में कुछ आपको भेजता हूं। ठीक है? तो आज ही मैं इसी चैट ग्रुप पे आपको रिज्यूमे के फॉर्मेट्स, और किसी को बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए वो भी मैं भेज सकता हूँ, और जिसके पास भी कुछ अच्छे मटेरियल्स है वो भी शेयर करना है तो इसी ग्रुप पे शेयर करो, स्काइप ग्रुप पे। ठीक है? कर भला तो हो भला, एक दूसरे की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए सोचो, ज्वाइन 27 हुए, लेकिन हमने कितने लोगों को कॉल पे लिया? 58। समझ रहे हो? 58 डिफरेंट माइंडसेट। अगर ये एक दूसरे की हेल्प होनी शुरू हो गई तो 58 ही बहुत होता है। इतने इतने लोगों को तुम कम से कम जान लो तो ज्यादा अच्छा है, और मेरे पास तो है हजारों में। ठीक है? तो स्टार्ट करो, बेस्ट ऑफ लक, गुड स्टार्ट करो, तसल्ली से करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं जब तक मैं हूं। जॉब तो सर मिलेगी, गारंटी है सबको। सर एक क्वेश्चन था। मेरी बात, हाँ बोलो। सर वो आपने जावा प्रोग्राम जो बोले हैं तो मतलब टॉपिक्स आप नेक्स्ट वीक बताएंगे? फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं स्ट्रिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादातर स्ट्रिंग से ही पूछते हैं, और कुछ फोकस कर सकते हैं क्या स्ट्रिंग के यस, अलावा? यस। तो स्ट्रिंग का तो पूरा फोकस करना ही है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस बताता हूं मैं। जैसे कि मान लो एप्पल है, तो प्रोग्राम फाइंड आउट करो कि इसमें यूनिक लेटर्स कौन कौन से हैं, या डुप्लीकेट लेटर्स कौन से हैं। अब ये दो प्रोग्राम अलग अलग बन गए। या फिर तीसरा प्रोग्राम इसमें फाइंड आउट करो कि वॉबल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, सेपरेटली प्रिंट करें। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन गए आपके ना, कि कॉन्सोनेंट प्रिंट करना, वॉबल प्रिंट करना, यूनिक लेटर्स निकालना, और डुप्लीकेट लेटर्स फाइंड करना। एक तो ये हो गया। फिर सपोज करो ही इज गुड बॉय, देन अगेन ही इज गुड बॉय। ऐसा मान लो कुछ सेंटेंस है, ऐसे कोई पैराग्राफ उठा के उसने पेस्ट किया इंटरव्यू में, फिर आपसे बोलेगा कि इसमें से डुप्लीकेट वर्ड्स फाइंड करो।
ठीक है, और प्रिंट कराओ कि जैसे ही है वो एक बार आया, इज है 2 बार आया, गुड 3 टाइम्स आया, बॉय 4 टाइम्स आया, और उनका ऑर्डर सीक्वेंस भी ऐसे ही होना चाहिए। अब ऐसे सोचो इसके बारे में, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सपोज करो कि आपका टेक्स्ट है ऑटोमेशन, इसको रिवर्स प्रिंट करो विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन। तो ये सब तो चीजें मैंने करवाई भी थी, ये तो आपको पता ही है। फिर अब मान लो आपको पास मैंने ये भी स्ट्रिंग कराई थी, ऐसे समथिंग नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो इनमें से तुम्हें फिल्टर करना हो टेक्स्ट कौन से है, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, नंबर कौन से है, फिर नंबर का एडिशन निकालना है, ये सब करना हो ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये प्रोग्राम भी मैंने आपको कराया था कि सपोज करो ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन में पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है। तो एस टाइप का भी प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं कि 2 एरे हो सकता है कि 2 3 5 6 समथिंग ऐसे, इस एरे में यूनिक नंबर्स फाइंड करना हो सकता है, या इस एरे में डुप्लीकेट नंबर फाइंड करना हो सकता है ना। या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 अलग अलग लिस्ट है या एरे हैं, अब दोनों में जो मैचिंग वाले हैं वो निकाल लो, या दोनों में जो नहीं मैच कर रहे हैं वो निकाल लो, उसका एक नया एरे बना के दे। एरे को सॉर्ट करना है तो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस उठा लो, ठीक है। पहले ये सब तो करो, बाकी मैं बताऊंगा क्या करना है। और ओके तो ये सब प्रोग्राम्स रटे होने चाहिए, मतलब तुरंत लिखना चालू कर दो। और इन सब के प्रोग्राम्स में मोस्टली हैश मैप या लिस्ट यूज होने वाला है, सेट यूज होने वाला है जब भी यूनिकनेस की बात आएगी। तो वो सेट का कंसेप्ट, मैप का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका, वो हर जगह काम आएगा। तो मैप वाला टॉपिक तो पहले, और लिस्ट मैप सेट का टॉपिक पहले खत्म करो। फिर उसे डेटा कैसे रीड करके तुमने एक्सेल में डंप किया, कैसे रीड कर रहे हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैप के अंदर, मैप ये सब चीजें, ठीक है। नहीं समझ में आता है बताओ, कोई दूसरा टॉपिक ज्वाइन करना है करो, दूसरे बैच में करना है करो, वो टॉपिक क्लियर करो, लेकिन समझ गए? ओके, तो और कोई क्वेरी किसी को फॉर टुडे? नहीं, तो अगले वीकेंड कनेक्ट करते हैं सेम टाइम, और आपको क्वेश्चंस लिखवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बाय। ओके Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।